चलिए जय हिंद। तो फिर से आज के क्लास में हम लोग क्लास 10th का चैप्टर 2 जो पाठ का नाम था विष के दांत, उन्हीं का हम लोग यह पार्ट 3 लेकर आए हैं। सबसे पहले मैं बता दें कि एक माह से मेरे वीडियो जो है 1 महीना से मेरे वीडियो चैनल पर अपलोड ना हो पा रहा था कुछ प्रॉब्लम के कारण, लेकिन अब से जो है रेगुलर वीडियो आपको मिलेगा और हर एक क्लास का हिंदी सब्जेक्ट हो या संस्कृत हो या मैथ से रिलेटेड हो, व्याकरण हो, यानी कि सब का वीडियो मिलेगा प्रतिदिन। तो आप मेरे चैनल पर जुड़े रहिए। और मैं सबसे ख़ास बात बता देना चाहता हूँ कि मेरा सब्सक्राइब जो है 1000 फुटने में बस कुछ का इंतज़ार है, मात्र 38 का और ज़रूरी है। तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि कृपया सब्सक्राइब कर दीजिए। चलिए तो हम लोग यहाँ 3 पार्ट पढ़ेंगे। वह यहाँ की हमने इसके पहले की वीडियो में पढ़ चुके थे कि जब झगड़ा होता है तो सेन साहब आते हैं और मदन की माँ को बोलते हैं कि मदन की माँ मदन के लेकर जाओ और देखना कि ऐसी हरकत फिर से ना करे। वो जो है माँ क्या करती है, मदन की माँ अपने बच्चों को बाएं घुटने से निकलते हुए खून को पोंछते हुए चली गई। ड्राइवर ढकेल दिया था और वह गिर पड़ा था, लेकिन एक मामूली सी किरानी के बेटे को सेन साहब के ड्राइवर ने धक्का दे दिया और उसे चोट आ गई। तो आखिर ऐसी कौन सी बात हो गई। कहा जा रहा है कि चलिए वो गरीब आदमी के धनिक आदमी मारिए देगा तो कौन ऐसा बात हो जाएगा। ऐसे हमारे समाज में होता है। अगर कोई धनी व्यक्ति जो है कोई गरीब व्यक्ति को क्या कर देता है, मार देता है, तो इससे कोई फ़र्क ना पड़ेगा, कोई बवाल ना होगा। लेकिन वहीं गरीब व्यक्ति और किसी अमीर व्यक्ति को मारता है तो पूरा हड़कंप हो जाता है। कैसे मार दिया, आखिर मारा तो कैसे मार दिया, यह हमारे समाज का नियत है। तो ऐसी कुरीतियाँ जो है नहीं रखना चाहिए। कोई भी व्यक्ति क्या है, इंसान होता है, वह धनी हो या गरीब, इससे फ़र्क नहीं पड़ता है। वही कह रहा है कि ड्राइवर एक मार ही दिया, आखिर सेन साहब के ड्राइवर हम मदन के बेटा को मार ही देता है, ऐसे कौन सा ऐसा बात कर दिया। ठीक इसी वक्त मोटर के पीछे खट खट की आवाज़ सुनकर सेन साहब लप के सोफर भी दौड़ा। तब तक देखता है कि मोटर के पीछे आवाज़ से खट खट की आवाज़ आ रहा है। तो सेन साहब आए, ड्राइवर भी आए और लोग सीढ़ियों से उतर कर अपनी अपनी गाड़ियाँ की ओर चल पड़े। जितना उसके दोस्त लोग आए थे सीढ़ी से उतर करके जो है अपने अपने गाड़ी की ओर चल पड़े थे घर जाने के लिए। सभी ने देखा सेन साहब खोखा को गोद में लेकर उसे हल्की मुस्कुराहट के साथ डांट रहे हैं और मोटर की पिछली बत्ती के लाल शीशा चकनाचूर हो गया। देखा कि तब तक सेन साहब का लड़का जो है कासू खोखा और कार के जो है पिछले का जो बत्ती होता है लाल वाला, उसको क्या कर दिया, फोड़ दिया है। फिर भी सेन साहब जो है मुस्कुरा कर ही उसको क्या कर डांट रहे हैं, ऐसा ना करे कि बुर्बक आदमी, ऐसा ना डांटता है। इसी प्रकार से सेन साहब ने मित्रों को संबोधित करते हुए कहा, देखिए ना, देखा आप लोगों ने, बड़ा शरारती हो गया है कासू, मोटर के पीछे हरदम पाया रहता है। उसके कल पुर्जों में इसको अभी से इतनी दिलचस्पी है कि क्या बताऊँ। शायद देखना चाह रहा था कि आखिर इस बत्ती के अंदर क्या है। क्या फोड़ भी दिया। फिर भी सेन साहब को देखिए ना, हमारा बेटा कितना शरारती है, अभी से ही इसमें जो है इंजीनियर होने का लक्षण गुण जो है दिखाई दे रहा है। यानी कि फोड़ कर देखना चाहता है कि उस लाल बतिया के भीतर जो है आखिर क्या है। यानी कि बहुत ज़्यादा प्यार जो है अपने खोखा से करते हैं। खोखा का नाम कासू है। सेन साहब खोखा को ज़मीन पर रख कर अपने दोस्तों के साथ उनकी कार की ओर चले। उन्होंने अपने मित्रों की भाव भंगिम देखी नहीं, देखते भी तो कुछ समझ पाते इसमें शक हो था। मिस्टर सिंह अपनी कार के पास पहुंचे और सेन साहब को नमस्कार कर दरवाज़ा खोलने के लिए बढ़े और फिर रुक गए। उनकी निगाह अचानक ही अगले चक्के में पड़ गई। तब तक देखता है कि हम अगले का चक्का में कहता हवा गायब।
उन्होंने नज़दीक जाकर देखा और परेशानी हालत में खड़े हो गए। टायर बिल्कुल बैठ गया था, शायद पंक्चर हो गया था। सेन साहब भी आगे बढ़ आए और कुछ झिझकते हुए बोले, कहीं ऐसा तो नहीं है कि कासू ने हवा निकाल दी हो? ड्राइवर, ज़रा दूसरे चक्कों को भी देख लो और पंप ले आकर हवा भर दो, और हाँ, कुर्सियाँ लॉन में लगवा दो, तब तक हम यहाँ बैठते। बोलता है तब तक कि ड्राइवर को कि ड्राइवर जाओ तो इस अगले का चक्का में जो है हवा भरा, तब तक पहले कुर्सी लगा दो इस डाइनिंग रूम में, तब तक हम लोग बैठ के जो है बात करते हैं। देखना एक कासू को निकाल दिया होगा। आगे कह रहा है, ड्राइवर ने एक कार का चक्का लगाकर सूचना दी कि दूसरे और पिछले चक्के की भी हवा निकली हुई। ड्राइवर एक कार के चक्का लगा करके फिर आवाज़ देता है कि देखिए ना, एक और चक्का जो है कि में से हवा निकली हुई है। काम तो कासू बाबू को ही मालूम पड़ता है, इधर खेल ही रहे थे। बोला कासू का काम है, इधर ही कासू खेल रहे थे। सोफर ने बताया, पंप लेने चला गया। मुखर्जी साहब की गाड़ी सकुशल थी। वह अपने और पत्रकार महोदय के परिवार के साथ चलते बने। सेन साहब और मिस्टर सिंह लॉन की कुर्सियों पर बैठकर बातें करते रहे। बातों के सिलसिले में सेन साहब ने बताया कि कासू ने इधर चौकों से हवा निकालने की हिकमत जान ली थी और मौका मिलते ही शरारत गुजारता था। तब तक बात कर रहा है कि देखिए ना, कासू इहो लूट सीख ले कि हवा केंती निकाल जाले। उसका तब बातवा जो है, जिसका हवा निकल गया होगा तो इसको न सुहा रहा होगा, फिर भी जो है अपना बड़ाई अपने से कर रहा है। बोल रहा है कि देखिए ना, लूट सीख लिया, समय मौका मिलते ही कथी कर दिया, हवा भी निकाल दिया। बुझाई भाई इंजीनियर बन के छोरी। उनका अपना ख्याल था। उसकी इन हरकतों को देखकर तो यह साफ मालूम होता था कि इंजीनियर में उसकी दिलचस्पी है। इसी तरह की दूसरी मतलब की बातें होती रही जब तक कि चौकों में पंप नहीं हो गया और मिस्टर सिंह रुखसत नहीं हो गए। सेन साहब अंदर लौटे तो बेयारा को मदन के पिता गिरधर को, जो उनकी फैक्ट्री में किरानी था और आहते के एक कोने में आउट हाउस में रहता था, यानी कि मदन के पिता जो गिरधर लाल है, सेन साहब के फैक्ट्री में किरानी का काम करता है। किरानी का मन समझता है, सीए जिसको बोलते हैं, चार्टेड अकाउंटेंट इंग्लिश में बोलते हैं, यानी कि पैसा का पूरा हिसाब करता है। वहाँ किरानी जो है गिरधर लाल सेन साहब के आउट हाउस, यानी सेन साहब की गली में ही क्या करता था, वहाँ रहता था। बुला लाने का हुक्म दिया। गिरधर लाल आया और सेन साहब के सामने से झुका खड़ा हो गया। बोला कि जाओ तो। गिरधरवा के बोला तालाब। गिरधर के जाता बुला से गिरधर लाल आते हैं और सेन साहब के आगे सिर झुकाकर खड़ा हुआ, जैसे खून के जुर्म में कैदी जज के सामने खड़ा हो। इस प्रकार से खड़ा हुआ जैसे खून करके जाता है कैदी ना, तो जज के सामने खड़ा हो। क्योंकि मालिक था, मालिक के सामने नौकर जो है सिर झुका कर ही खड़ा रहता है। सेन साहब ने ठंडी बेलौसी आवाज़ में कहना शुरू किया, देखो गिरधर, आजकल बहुत शौक हो गया है। बोला कि देखो गिरधर मदन, आजकल जो है बहुत शौक हो गया है, शरारती हो गया है। मैं तुम्हारी और उसकी भलाई चाहता हूँ। गाड़ी को गंदा करना वो अलग, मना करने पर ड्राइवर को मारने दौड़ा और मेरे सामने भी डरने के बदले उसकी ओर झपटा। बोलता है कि देख गिरधर, तो बेटा जो है मदन बहुत ख़राब हो गया है। एगो तो गाड़ी को जो है, और हम ये बात तोहरा भलाई ला ओकरा भलाई ला कही बनी जा, गाड़ी को गंदा कर रहा था, यानी गाड़ी को गंदा तो कर वो अलग बात बा। हम माना कहीं नहीं तो हमरे पर कथी भेल, माना करने पर भी जो है ड्राइवर को मारे दौड़ल और हमरा सामने भी डरे के बदले ड्राइवर को झपट रहा था। ऐसे ही लड़के आगे चल के गुंडे चोर और डाकू बनते हैं। बोला कि ऐसन के लड़के आगे चल के कथी बनल, गुंडा चोर डाकू। ये मालूम न कि ओकरा सेन साहब के लड़का नहीं आगे चल के चोर गुंडा डाकू बनल। बोलता है कि देखो ऐसे ही अगर संभाल के न रखोगे तो ऐसे ही लड़के आगे चल के क्या बनते हैं, गुंडा चोर और डाकू बनते हैं। आगे कह रहा है, गिरधर लाल कभी जी कह देता था। सेन साहब का भाषण जारी था। उसकी हालत क्या होती है तुम जानते हो। बोला देखो, अगर दोसर कौन रहे तो उसका हालत कैसन हो गई तो जानते हो भाई, उसे संभालने की कोशिश करो कि फिर ऐसी
ऐसी बात हुई तो अच्छा नहीं होगा, तुम जा सकते हो। इतना बोल बोल कर कथी कर देता है, गिरधालाल को भेज देता है। उस रात गिरधालाल के क्वार्टर से आते हुए मदन की चित्कार से सेनों का आरामदेह शयनगार गूंज गया। आराम से खलल पड़ने से कुछ झुंझलाकर पिता सेन ने धर्मपत्नी से बड़ी समझदारी की बात कही। गिरधर खुद समझदार आदमी है, उसकी बीवी ने ही लड़के को बिगाड़ दिया है। मदन की यही दावा है। मेरी तो तबीयत हुई थी कि कम वक्त की खाल उधेर दूँ। गिरधर ने ऐसी ही कार्रवाई जारी रखी तो शायद ठीक हो जाए। स्पेयर द रोड स्पॉइल द चाइल्ड, बोलते हैं कि ऐसे ही लड़के जो है, यानी कि इंग्लिश बोलता है, थोड़ा सा हम इसको बताएंगे। बोलता है कि देखो गिरधर समझदार बा, अपने बीबी के सामने कही बा, बीबी तक समय खींची वो बातों बा कितनों कह रहा है ना सेन साहब अपने पत्नी के सामने जो है, वो पत्नी की बातों तो को नीमन न लगवे, लेकिन फिर भी कह रहा है कि देखो गिरधर समझदार आदमी बा, मतारिए ओकरा के बिगाड़ दिल बा के। और ऐसा के पिटाई जारी रही बा, क्योंकि गया तो पीटने लगा बेटा को, तो ऐसा अगर ऐसा के पिटाई जारी रखी बा तो सुधर जाए, न तो स्टीयर द रोड एंड स्पॉइल द चाइल्ड। कहते हैं कि साजा देने से ही बच्चा क्या होता है, सुधरता है। माता सेन की नींद उचट गई थी। उन्होंने मदन की कटाक्षी लाहत से ज़्यादा अपने पति की बकबक पर खींचा रही थी। मदन जो है उससे ज़्यादा एक दुख लगे किस बारे का पति जो बोल रहा था, लेकिन उन्होंने भी अपनी खींच मदन पर ही उतारी। कम वक्त कैसा कौवे की तरह चिल्लाया, लेकिन पति को न खिसिया, पति पर न खिसिया कर बोल रहा कि मदने पर कौवे देखना कैसा कौवा की तरह चिल्लाई, भीख मांगा कहीं का खोखा की बराबरी करता फिरता है। लेकिन कुछ देर के बाद क्या होता है कि मदन का आर्त रुदन रुंग, यानी कि जो मदन चुप हो जाता है। खैरियत थी उसकी, सिस्कियों सेनों के श्यामनगर तक नहीं पहुंच सकती थी, लेकिन रवाई बंद हो गया था। लेकिन बच्चा देखा चुप हो जाता है, लेकिन सफाई 10 मिनट ले आधा घंटा ले सीखते रहता है इस तरह से। और लड़का सा के मार देगा तो बोलता है कौन मार दिलो रे, कौन मार दिलो, काला मार दिलो रे, काला मार लो। तब मार डरना कहता है, यानी कि जो है बातें न कुछ करे नहीं तो मार देना खा, इस प्रकार से खूब देर तक होता है। तो सिसक रही थी, लेकिन सिसकिया जो है सेन साहब के घर तक नहीं पहुंच रहा था। अगला पैराग्राफ कह रहा है, लेकिन दूसरे दिन तो बिल्कुल बेढा मामला हो गया। दूसरे दिन देखो क्या हो जाता है कि शाम के वक्त खेलता कूदता खोखा बंगले के आहते की बगल वाली गली में जा निकला। वहाँ धूल में मदन पड़ोसियों के आवारागर्द छोकरे के साथ लट्टू नचा रहा था। खोखा ने देखा तो उसकी तबीयत मचल गई। क्या हुआ कि दूसरा दिन शाम के समय था। मदन आवारागर्द यानी कि गांव के आवारा लड़का जो बरमखल खेलते रहता है, चप्पो चप्पो पति पति गुल्ली डंडा नहीं खेलते रहता, वैसा ही लड़कों के साथ जो है मदन धूल में लट्टू नचा रहा था, ज़मीन पर लट्टू नचा रहा था। खोखा ने देखा तो उसको तबीयत मचा। खोखा देखा तो ओकरो मन कलक हमहूँ खेलती लड्डू लड्डू। हंस कौवे की जमात में शामिल होने के लिए लग गया। यहाँ पर हंस सेन साहब के लड़का कासू को कहा जा रहा है और कौवा मदन को, यानी कि हंस कौवे के समूह में शामिल होने के लिए लग गया। लेकिन आदत से लाचार उसने बड़े रोब के साथ मदन से कहा जाता है। खोखा बोलता है मदन से, हमको लट्टू दो, हम भी खेलेगा, रोबे से। दूसरे लड़कों को कोई खास उम्र नहीं थी, वे खोखा को अपनी जमात में ले लेना को फ़ायदा को नहीं कर सकते थे। यानी कि दूसरा लड़का को अलग, चलो भाई धनी के बाल बच्चा बस खिला में कुछ खर्चा वर्चा करे खियाई हुई। लेकिन मदन के तक खीस रहे जो नहीं थी, लेकिन पर उनके अपमानित प्रताड़ित लीडर मदन को यह बात मंजूर हो सकती न थी। लेकिन मदन को ये बात मंजूर न, उसने छूटते ही जवाब दिया, अबे भाग जा यहाँ से, बड़ा आया है लट्टू खेलने वाला, है भी लट्टू तेरे, जा अपने बाबा की मोटर पर बैठ। बोला जा अपने बाप की मोटर पर बैठ, लट्टू बा तोरा पास, अल्लाह बारा में लट्टू खेले। कासू तैस में आ गया। कासू खिसिया गया हुए सेन साहब का लड़का हुआ। वो इसी उम्र में नौकरों पर अपनी बहनों पर हाथ चला देता था, और क्या मजाल कि उसे कोई कुछ कर दे। वो लड़के से जो है
अपना वाहन पर जो है और ड्राइवर पर हाथ चला देता था, लेकिन कोनो को कुछ ना कहे तो हुए चौसकल। और जैसा बच्चा को लूट सिखाएगा वैसा ये कोनो का आज कहता है कि वो बाबू गाड़ी दे दे, बाबू गाड़ी दे दे देते गाड़ी दे दा, तो ये आज दूसरे को गाड़ी दे रहा है, कल तुमको गाड़ी देगा, किसी को भी दे सकता है। तो यहीं बच्चे को जो है कभी भी अच्छा संस्कार, अच्छा बुद्धि, अच्छा व्यवहार जो है सिखाने की ज़रूरत है। क्योंकि बच्चा और एक हरा करची जिसको बोलते हैं, जैसा रखेगा उसी प्रकार से रहता है। बांस की जो कमची होता है उसको हरा रहता है तो उसको जिस तरह से लभाएगा ना उसी तरह से लभाएगा। ठीक उसी प्रकार बच्चा होता है, उसको जिस प्रकार से रखेगा, जैसा बुद्धि देगा, जैसा संस्कार देगा, जैसा उपदेश देगा, जैसा व्यवहार देगा, उसी प्रकार से उसका चरित्र होता है, उसी प्रकार जो है वो करता है। तो वो तो खिसिया गेल और क्या किया कि उसने आव देखा न ताव और मदन को एक घूसा रसद कर दिया। सब भाई मदन को एक मुँह लगा फैट। चोर गुंडा डाकू होने वाला मदन भी कम मानने वाला था। वह झट कासू पर टूट पड़ा। दूसरे लड़कों ज़्यादा हट कर इस द्वंद युद्ध का मजा लेने लगा। और दूसरे लड़का क्या करता है, पीछा हट गया। दोनों गोरा के लड़ाई देख, द्वंद युद्ध मतलब एक दूसरे दो आदमियों के बीच जो युद्ध होता है, द्वंद, जैसे राम और रावण के बीच द्वंद युद्ध हुआ था। तो झगड़ा देखे के मन लड़का सब खूब मन कर ले जा। लेकिन यह लड़ाई हड्डी और मांस की, बंगले के पीले और गली के कुत्ते की लड़ाई थी। आहतों में लेकिन यह लड़ाई हड्डी और मांस, हड्डी यहाँ पर मदन कहा जा रहा है, मांस खोखा कहा जा रहा है, बंगले के पीला मदन कहा जा रहा है, गली कुत्ता खोखा बंगले के पीला खोखा कहा जा रहा है, गली कुत्ता मदन कहा जा रहा है। बोला कि आहते में यह लड़ाई हुआ रहती तो कासू ही जीता। आहते मतलब होता है कि अगर ये बाउंड्री के ऊपर हो रहा है सेन साहब के घर के पास, तो कासू ही जीत, तो कासू शेर हो जाता। वहाँ से तो 1 मिनट बाद ही वह रोता हुआ जान लेकर भाग निकला। सफाई जब पीट उठ दे तो रोई रोई जो है भाग जाता है। और झोंपड़ी वालों की लड़ाई, महल और झोंपड़ी वाले की लड़ाई में अक्सर महल वाले ही जीतते हैं। पर उसी हालात में जब दूसरे झोंपड़ी वाले उनकी मदद अपने ही खिलाफ करते हैं। लेकिन बच्चों की इतनी अक्ल कहाँ है, उन्होंने तो न तो अपने दर्दमनीय लीडर की मदद की, न अपने माता पिता को मालिक को लाडले की। हाँ, लड़ाई खत्म हो जाने पर तुरंत ही सहमते हुए तितर बितर हो गए। सबको अपना अपना घर चल गया। कहा जाता है यहाँ पर बहुत अच्छा शब्द है कि महल और झोंपड़ी वालों की लड़ाई में अक्सर महल वाले की जीत होती है, पर उसी हालात में झोंपड़ी वालों की मदद अपने ही खिलाफ करते हैं। जब एक गरीब और धनिक व्यक्ति से जब लड़ाई होता है ना, तो अक्सर धनिक व्यक्ति ही जीतता है। फिर भी गरीब व्यक्ति और दूसरा गरीब व्यक्ति जो है अपना पक्ष ना खींच करके वो झोंपड़ियों वाले के क्या करता है, दोषी ठहराता है, महलवा वाली से हो जाता है। हालांकि इसको झोंपड़ी वाली से होना चाहिए, की ओर से होना चाहिए। मदन घर नहीं लौटा, लेकिन जाता ही कहाँ 8-9 बजे तक इधर उधर मारा फिरता रहा। फिर भूख लगी तो गली के दरवाजे से असहिता नहीं, धीरे धीरे घर में घुसा, आहिस्ता। उसके लिए मार खाना मामूली बात थी, यानी कि मार तो बार मुखल के कॉलेज चलो पिटाई के बाजू। डर था तो यह कि आज मार और दिनों से भी बुरी होगी। इन डर है कि हम चलो जाए तो पिटाम, लेकिन डर ये बात कर है कि आजू सब दिन से ज़्यादा पिटाम कहे से आजू मदन को खोखा के पीट ले बानी जा बुरी होगी। लेकिन उपाय क्या था, वह पहले रसोई घर में घुसा। माँ नहीं थी। बगल में सोने वाले कमरे से बातचीत की आवाज़ आ रही थी। उसने इत्मीनान के साथ भरपेट खाना खाया। फिर दरवाजे के पास जाकर अंदर की बातचीत सुनने की कोशिश करने लगा। उसने बड़ा तजुब हुआ। उसके बाबू गरज तरज नहीं रहे थे। उसकी अम्मा ने कोई बात पूछा जिसे वह ठीक से सुन ही नहीं सका तो उसके बाबू ने झंझला कर कहा, अरे भाई बतलाओ तो। साहब ने सिर्फ यही कहा, आज से तुम्हारी कोई ज़रूरत नहीं, कल से मकान छोड़ देना और अपनी तनख्वाह वापस से ले लेना।
बोलता है कि कोई बात बोला मदन के पिता अपने पत्नी को तो न सुने दें तो बोलक कि फरेश कह कथी कहलक तो ये तो कहलक कि सेन साहब की बिहान से तू नहीं है जा और पैसा जाकर जो है ऑफिस से ले लेना। मदन के काम की कोई बात नहीं हो रही थी। उसकी सजा की तजवीज़ होती रहती तो सुनने की कोशिश भी करता। वह दबे पाँव बरामदे में रखी चारपाई की तरफ सोने के लिए चला तो अंधेरे में उसका पैर लोटे से लग गया। लोटे की थन थन की आवाज़ सुनकर गिरधर बाहर निकल आया। मदन की अम्मा भी उसके साथ थी। जैसे जाता है तब तक चारपाई की तरफ सोने के लिए जाता है तब तो अंधार था तो लाटवा जो है पैरवा लोटा से लग जाता है तो गिर गया। टन की आवाज़ आया तब तक निकल के आता है मदन की अम्मा और उसका पापा। मदन चौक पर घूमा और मार खाने की तैयारी में छाती को अपने हाथों से बांध कर खड़ा हो गया। अब सबाई घिकुरी आ गल के अब तो पिटाही के आ गल पापा। मदन अक्सर पिता के हाथों पिटाता था। बहुत पिटाने पर रोता भी था मगर बहादुरी के साथ। नेक्स्ट लास्ट पैराग्राफ कह रहा है गिरधर निस्सहाय निष्ठुरता के साथ मदन की ओर बढ़ा। मदन ने अपने दांत भींच लिया। नहीं तो अब पिटेबे कर जिसो का बापू वाल तो गिरधर मदन के बिल्कुल पास आ गया था कि अचानक वो ठिठक गया, यानी कि रुक गया। उसके चेहरे से नाराज़गी का बादल हट गया। उसने लपक कर मदन को हाथों से उठा लिया। मदन हक्का बक्का अपने पिता को देख रहा था। उसे याद नहीं उसके पिता ने कब उसे इस तरह प्यार किया था। अगर कभी किया था तो गिरधर उसकी बेपरवाही उल्लास और गर्व के साथ बोल उठा कि जो किसी के लिए भी नौकरी से निकाल जाने पर ही मुमकिन हो सकता था, यानी कि वैसा प्यार जो है कभी ना उसके पिता किया था। फिर लेकिन ये सबसे बड़ी बात हो सकता है कि जेकरा चलते कोनो को नौकरी छूट जाए और ओकरा कितना प्यार, पहली बात है। और बोला कि शाबाश बेटा, एक तो तेरा बाप है और तूने तो बेखोखा को दो दांत तोड़ डाले हैं। हाँ, कि खुशी के मारे अपने बेटों को उठा लेता है, गले से लगा लेता है, बोलता है कि आज मेरा बेटा बहुत अच्छा काम किया। खोखा के जो 20 का दांत था, घमंड का दांत था, वह तोड़ दिया, इसलिए 20 का दांत रखा है, यानी कि घमंड का दांत। चलिए तो यहाँ कहानी समाप्त होता है। उम्मीद है कि अच्छे समझ में आ गया होगा। और इसका पार्ट 1 पार्ट 2 वीडियो देखना है तो मेरे चैनल के प्लेलिस्ट में जाइए, वहाँ पर लाइन बाय लाइन हर एक क्लास का हर एक वीडियो जो है अपलोड किया गया है, वहाँ सब देख सकते हैं। तब तक के लिए मैं NP नीरज आप सभी को आपके अपने इस NP यूट्यूब चैनल में स्वागत करते हैं। अगर मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, ताकि जब भी मैं ऑनलाइन आऊँ तो सबसे पहले आप तक पहुँच जाए। जय हिंद।